हेलो साथियों, आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। आज हम बताएंगे जो यूनिट 3 का जो अगले नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, जो छूट गया था। कल पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 1। और उसके बाद यहाँ से उसके बाद आगे पार्ट 2 का क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 समतल में गति है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी प्रक्षेप को जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय किस पर निर्भर करता है। कोई भी प्रक्षेप गति बोला जाए तो कुछ कोण पे जो फेंका जाता है कोई भी पिंड या फिर वस्तु को, उसमें जो पथ का निर्माण होता है, जो वेग होता है, जो गति प्राप्त होता है, उसी को प्रक्षेप गति बोला जाता है। और यहाँ देखिए, अगर हम कोई भी वस्तु को प्रारंभिक वेग जो ज़्यादा हो, यदि हम वस्तु को बहुत अधिक वेग से शुरू से फेंकें तो वह जाने कि बहुत दूर तक पहुंचेगा वस्तु। अगर थोड़ा कम से जो वेग से फेंके तो यह वस्तु जल्दी ही नीचे आ जाएगा। तो इससे ये होता है कि हम लोग का जो वस्तु का जो समय है, जब तक हवा में रहेगा, वह ज़मीन तक पहुँचने में जो समय लगता है वो किस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरू में जो स्टार्टिंग में जो है कितना स्पीड से वस्तु को फेंके, कितना वेलोसिटी वस्तु को हम फेंके। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि किसी प्रक्षेप के परास दो कोण अल्फा और बीटा के लिए होगा। तो पहली बात ये बोला है, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा 180, फिर बोला अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा माइनस बीटा 90, अल्फा माइनस बीटा 180। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रक्षेप गति होता है वो अधिकतम 90 डिग्री तक का होता है। यानी कि मान लीजिए कि वस्तु को फेंके ऐसे, वस्तु को अगर फेंकेंगे, यह जो प्रक्षेप का जो परास होगा वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है। यानी कि यहाँ दो कोण दिया है, एक अल्फा दिया है, दूसरा बीटा दिया है। मान लीजिए यहाँ तक अल्फा रह जाए और उसके बाद बीटा रह जाए, दोनों का जो ऐड किया जाएगा, सॉरी, यहाँ तक अल्फा रह जाए, उसके बाद यहाँ पर जो प्रक्षेपण हो जाए बीटा हो जाए, तो इन दोनों का जो अगर योग करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, सॉरी 38 की ओर। बोला है रेखीय वेग और कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध क्या है। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध क्या है। तो रेखीय वेग के पहले आप लोग को कोणीय निकालना कैसे है, तो कोणीय विस्थापन जो होता है वो S/R होता है। यानी कि कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ कौन से निकाला जाता है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि कोण बराबर चाप अपन त्रिज्या, चाप अपन त्रिज्या ये होता है। तो यहाँ जो कोणीय वेग यानी कि ये वाला यहाँ से तक के मान ले एस है, यहाँ एल भी मान सकते हैं, कुछ भी हम एस माने हैं, यहाँ तक का एस मान लिए, इसका त्रिज्या आर है, तो ये वाला। अब दोनों के साइड कोणीय वेग और रेखीय वेग में अंतर निकाल सॉरी संबंध निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला कोणीय वेग का फॉर्मूला मालूम होना, सॉरी कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कोणीय विस्थापन जो होता है चाप अपन त्रिज्या। तो उसके बाद दोनों साइड टी से डिवाइड करने पर, दोनों साइड टी से भाग कर दिए। अब देखिए ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी, यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो थीटा बाय इसको ओमेगा लिख दे। यहाँ से देखिए ये वाला एल बाय टी रेखीय वेग यानी भी बाय आर, भी को जब फ्री करेंगे तो ओमेगा इंटू आर। देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ये गलत हो, ये भी गलत, ये भी गलत, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है।
तो कोणीय वेग सदिश की जो दिशा होती है घूर्णन अक्ष की ओर। चलिए इसका दिशा निकालने के लिए आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये वृत्त इस अक्ष में घूम रहा है। मतलब मान लीजिए इसका जो दिशा है इधर की ओर घूम रही है और इस बीच में इसके बीच अक्ष रखे। तो यह दिशा निकालने के लिए जिधर ये घूमे, त्रिज्या जिधर घुमा हो वृत्त का, तो उधर चारों उंगली को घुमा दें। अंगूठा जो है ये आप लोग को बताएगी कि ये कोणीय वेग का जो दिशा किधर है। तो इसका जो दिशा होता है हमेशा याद रखिएगा घूर्णन अक्ष के धुरी के ओर, यानी घूर्णन अक्ष के धुरी की ओर इसका दिशा होगा कोणीय वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है। तो ये क्वेश्चन कल भी बताया गया था कि प्रक्षेप का जो प्रक्षेपण का आकार होता है ये परवलय आकार यानी कटोरा के जैसे आकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 बोला शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिश की न्यूनतम संख्या है। शून्य सदिश यानी कि कम से कम कितना सदिश होगा कि शून्य सदिश का जो परिणाम हो वो शून्य दे। कौन कितना सदिश को लेंगे और समान सदिश जिसका परिणाम शून्य हो, तो कम से कम हमको 3 सदिश लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि इधर एक वेक्टर है, मान लीजिए 2i कैप सॉरी मान लीजिए यहाँ पर विस्थापन 2 मीटर इधर की ओर गया। इसका जो यहाँ से इसका दिशा मान लीजिए एक विस्थापन का मान लीजिए 1 मीटर यहाँ से, और इसी में और एक सदिश लेंगे तभी वह 2 मीटर। 3 सदिश लेंगे अगर दोनों को जोड़ेंगे, इधर दोनों एक दिशा में है। ये मान लीजिए इसकी दिशा, फिर से समझाते हैं। मान लीजिए एक भैक इधर है 3 मीटर, दूसरा सदिश इधर मान लीजिए 1 मीटर है। तो इसको शून्य करने के लिए कम से कम और समान सदिश यानी 2 मीटर का लेना चाहिए। तीनों का मान असमान है, तो तीनों का मान असमान है यानी कि ये दोनों को 1 + 2 कर देंगे। ये किधर हो गया 3 मीटर, और दोनों को जब माइनस करेंगे कम से कम हमको 3 सदिश की आवश्यकता होगी, तब ये शून्य कहलाएगी परिणामी सदिश। अगर 2 ले तो 2 समान हो जाएगा, यहाँ बोला है असमान। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि यदि 2 शून्य परिणाम देने वाले समान सदिश का बाद बोलता तो 2 होता, और समान बोला है तो 3 होगा। नहीं असमान जैसे देखिए 2 मीटर इधर की ओर है और एक सदिश 2 सदिश इधर है। 1 मीटर 1 मीटर, जब 2 सदिश एक ही दिशा में दोनों को प्लस करके परिणामी सदिश 3 निकल गया, और इधर का एक सदिश है दोनों को जब विपरीत दिशा में रहता है तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 यानी कि कम से कम कितना 3 सदिश की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जब समान रहे तो 2 और समान बोले तो 3। ठीक है, समझ। क्वेश्चन नंबर 41 ठीक है, 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर जो कहलाती है वो कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण को अल्फा से सूचित किया जाता है। कोणीय त्वरण इक्वल टू कोणीय वेग बटे समय, ये इसका फॉर्मूला है। कोणीय त्वरण कहलाती है, यानी को देखिए पहला नंबर कोणीय वेग ये गलत है, कोणीय विस्थापन ये गलत है, आवृत्ति यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। आवर्तकाल टी और आवृत्ति के बीच संबंध क्या है। आवर्तकाल सबसे पहले जान लीजिए, आवर्तकाल किसको बोलते हैं। यहाँ से जो कोई भी पिंड यहाँ से घूमने में, एक चक्कर जो घूमने में जो समय लगाएगा,
यहाँ से घूमने में जो समय लगाएगा उसी को बोला जाता है आवर्त काल। और आवृत्ति बोला जाता है कि 1 सेकेंड में ये जो चक्कर की जो संख्या होगी, जो चक्कर लगाएगी, उसको आवृत्ति बोला जाता है। और आवर्त काल को टी से सूचित किया जाता है, यानी 1 सेकेंड, और आवृत्ति को एफ से या फिर न्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ जान लीजिए, ये जो घूमा, यहाँ से घूमने में समय लगेगा, यानी कि जो समय लगेगा, जितना बार चक्कर लगाया, यहाँ से घूमने में एक चक्कर जो लगाएगा समय, उसी को यानी कि आवर्तकाल और आवृत्ति में जो संबंध होता है F = 1/t, यानी कि आवर्तकाल बोला जाता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और आवृत्ति बोला जाता है कि जो 1 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाएगा, उसी को आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी आवर्तकाल और आवृत्ति में जो संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए, न्यू बराबर 1/t। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 43 क्वेश्चन बोला, प्रक्षेप द्वारा तय किया गया पथ होता है। प्रक्षेप द्वारा तय किया गया पथ होता है परवलय आकार, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परवलयक, यानी परवलय आकार होता है प्रक्षेप के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 नंबर, देखिए बोला है, यदि कोई एन कैप, सबसे पहले जब कोई भी सदिश के ऊपर कैप लगे, मान लीजिए वेक्टर 1 के ऊपर कैप लगे, तो उसका परिमाण 1 होता है, ये याद रखिएगा। यदि एन कैप सदिश ए की दिशा, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश है, तो यानी मान लीजिए वेक्टर ए जो है ये हो गया, इसका जो फॉर्मूला ए वेक्टर ए परिमाण हो गया, और ये एन कैप की दिशा में हो तो इकाई सदिश क्या होगा, ये निकालने के लिए परिणाम को, सदिश का जो परिणाम निकालने के लिए मोड लगा दिया जाता है। एन कैप बराबर ए बटे वेक्टर ए, यानी कि ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। यानी कि इकाई सदिश का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ये वेक्टर चैप्टर से है, और 100% ये एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। इकाई सदिश निकालने के लिए दे देगा, तो इकाई सदिश निकालने के लिए इकाई सदिश दे दीजिएगा, और सदिश जो दिया रहेगा और सदिश का परिमाण, अगर परिमाण नहीं दिया जाए तो सदिश का परिमाण याद रखिएगा मोड लगाकर निकाला जाता है। मोड लगाया जाए तो सदिश का परिमाण यानी कि ए हो जाएगा। ये परिणाम निकालने के लिए मोड लगाकर निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 46 नंबर में, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उससे एक समान वेग से गतिमान रखने वाले बल है। जब कोई कण, सबसे पहला ऑप्शन दिया है अभिकेंद्री बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है आंतरिक बल, चौथा है परमाणु बल या परमाणु बल। तो देखिए, जो याद रखिएगा, कोई भी कण वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है, कोई भी कण अगर वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है तो उसको रोकने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल क्या करता है, कोई भी कण के दिशा में बदलता है। अभिकेंद्री बल अगर नहीं लगे तो ये दिशा नहीं बदल पाएगा। यानी मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पर है, अभी एक पिंड यहाँ पर है, ये घूम रहा है, इधर की ओर जाएगा, इसका अगर अभिकेंद्री बल नहीं लगा तो इधर की ओर ये खींच के रखता है, और ये खींचते हुए अपने पथ पे घुमाता है, और ये घुमाते हुए यानी कि अभिकेंद्री बल की आवश्यकता से ही, अभिकेंद्री बल की सहायता से ही यह चारों ओर पर वृत्ताकार पथ में कायम रहता है। अगर अभिकेंद्री बल टूट गया, तो ये जो पिंड है जो घूम रहा है, तो वो सीधा इधर फेंका जाएगा, यानी कि वो सीधा चल जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग का ही पृथ्वी अगर जो घूम रही है हम लोग सूरज के चारों ओर एक कक्ष में घूम रही है, तो यहाँ पर जो
पृथ्वी जो घूम रही है ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा है इसमें, और ये जो घूम रही है चारों ओर ये अभिकेंद्री बल की मदद से घूम रही है। अभिकेंद्री बल अगर खत्म हुआ तो पृथ्वी नहीं रहेगी। और ये अभिकेंद्री बल जो मिलता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, यानी कि एक तरह अभिकेंद्री बल पोस्ट के तरह होता है। प्रिंसिपल जैसे मान लो नहीं, एक पोस्ट की तरह होता है। अगर किसी में अगर कोई भी परमाणु में अगर घूम रही है तो वहाँ पर कूलॉम बल से भी केंद्रीय बल प्राप्त होता है। अगर अक्ष में सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होती है। तो सीधा सीधी याद रखिएगा, जहाँ कोई भी कण वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है तो वहाँ अभिकेंद्री बल की मदद से चक्कर लगाता है। उसके जो केंद्र की ओर लगता है एक बल लगता है जिससे अभिकेंद्री बल लगता है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे कि रस्सी घुमाए होंगे, रस्सी घुमाते 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 अगर बीच का रस्सी टूट जाए तो अब ये पत्थर जो घूम रहा है वो फेंका जाता है, क्योंकि उसमें जो रस्सी में जो लग रहा था अभिकेंद्री बल वो अभिकेंद्री बल खत्म हो जाता है, और वह जो पिंड जो घुमाते आप जो पत्थर घुमाते वो फेंका जाता है। और वहाँ जो रस्सी जो घुमाते हैं वहाँ जो मिलता है टेंशन फोर्स से, तनाव बल से, ये वहाँ पर अभिकेंद्री बल जो प्राप्त होता है तनाव बल से प्राप्त होता है। यानी कि जो यह पूरी याद रखें तो सीधा याद रखें। आप लोग समझाने का ये तरीका था, याद रहे कि जब कोई वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है तो वो कौन सा अभिकेंद्री बल से मदद से वो घूमता है। ठीक है, 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 47, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं। बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, कोई चल रहा है, इससे पिंड का वेग सदिश है। ठीक है, सिर्फ वेग बोला है, कोणीय वेग नहीं बोला है। इसके बोल रहा है त्वरण सदिश के संबंधित है। तो याद रहे कि यह जब रेखीय वेग, यहाँ रेखीय त्वरण जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि रेखीय वेग में यहाँ पर सिर्फ दिशा बदलता है। रेखीय वेग यहाँ पर कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर रेखीय वेग यहाँ पर रेखीय वेग का जो दिशा होगा, यहाँ पर वेग का याद रखिए, सीधा बात, वेग का दो चीज, परिमाण और दिशा, दो चीज से मिलकर बना होता है। यानी कि वेग जो दिशा एक परिणाम पर भी निर्भर करता है और दूसरा दिशा पर भी निर्भर करता है। और वृत्त गति में यहाँ पर कोई पिंड का जो चाल होता है, पिंड का जो चाल होता है वो समान होता है। यानी यहाँ पर बोला जाए रेखीय त्वरण यहाँ पर शून्य होता है। रेखीय त्वरण वृत्तीय गति में, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण शून्य होता है। और यहाँ पर बोला जाए, अब यहाँ एक त्वरण उत्पन्न होता है जो केंद्रीय दिशा बदलने वाला एक त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि वस्तु जब घूम रहा है तो दिशा भी चेंज होगा, और दिशा बदलने से वेग बदलेगा, और यहाँ वेग बदलने से, जहाँ वेग बदलता है वहाँ पर त्वरण भी बदलेगा। यानी कि त्वरण के जो वेग में जो परिवर्तन होगा, वेग यानी दिशा बदलने से वेग में परिवर्तन होगा, और वेग बदलेगा तो त्वरण बदलेगा। यानी यहाँ जो त्वरण है ये दिशा बदलने के लिए आवश्यक होना, और जिसकी दिशा याद रखिएगा केंद्र की ओर होता है। यानी यहाँ पर दिशा बदलने के लिए एक त्वरण की आवश्यकता होती है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होता है। इसका दिशा मालूम चल गया। अब बोला दोनों समय संबंधित क्या है। अब रेखीय वेग का दिशा, तो वेग वहाँ अगर कोणीय वेग देता तो कोणीय वेग का दिशा घूर्णन अक्ष की ओर होता है। लेकिन यहाँ पर जो बोला है वेग की दिशा, तो यहाँ एक वेग की दिशा, रेखीय वेग की दिशा स्पर्श रेखा की ओर होता है। और यहाँ देखिए दोनों का बीच जो कोण बना है वो बना है 90 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर पहला नंबर है, दोनों समान दिशा के साथ, ये तो नहीं होगा, एक दूसरे के लंबवत, ये एक दूसरे के लंबवत होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, बोला निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। शून्य सदिश किसको बोला जाता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वैसा सदिश को बोला जाता है शून्य सदिश। तो यहाँ देखिए, अगर ये वाला वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर, ये तो सही है, यानी कि इसका परिमाण शून्य होगा, जीरो वेक्टर यानी इसका परिमाण शून्य होगा, तो यहाँ पर ये वाला सही है। यानी कि एक, मान लीजिए एक प्लस जीरो तो एक ही होगा, यहाँ पर वेक्टर ए है प्लस जीरो तो यहाँ पर भी ए होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा। लैम्डा एक अदिश राशि है और शून्य सदिश है, तो इसका शून्य सदिश का परिमाण शून्य, और कोई भी चीज़ को शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य, यानी ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ये वाला वेक्टर जीरो है, जीरो है, मान लीजिए एक से सदिश नहीं लगा, यहाँ जीरो है और ए से गुना करे तो यहाँ जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आया है, यानी ऑप्शन नंबर जी है जो सी है ये शून्य सदिश का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ये वाला जितना भी ऑप्शन है ये सब शून्य सदिश का है, और ये ऑप्शन नंबर सी ये शून्य सदिश का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है यदि सदिश ए व बी दो समान सदिश है, दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए वेक्टर ए मान लीजिए ये वाला, यहाँ पर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ये वाला दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों को परिणामी सदिश निकालने के लिए b प्लस ए करे या फिर b प्लस ए प्लस बी करे या फिर b प्लस ए करे, दोनों बात बराबर है, दोनों का परिमाण एक ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर बोला कौन सा सही नहीं है ये बताना है। और ऑप्शन नंबर बी में है, बोला ये दो सदिश का अदिश गुणन, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, अदिश में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, अदिश में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये वाला में किधरों दिशा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़े, यानी ए बी या फिर बी ए दोनों सही होगा इसमें, ये वाला 100% बी नंबर सही है। ये देखिए, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोला ए क्रॉस बी और क्रॉस ये सदिश गुणन है, और सदिश में दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दिशा उल्टा दिखाने के लिए, दिशा अगर ये वाला ए क्रॉस बी करे या और बी क्रॉस ए करे तो यहाँ पर दिशा उल्टा है, लेकिन यहाँ दोनों समान दिया, दोनों समान बराबर दिया है, यानी बराबर ये वाला नहीं है, बराबर करने के लिए इसके आगे अगर माइनस रहता तो ये सही है। और क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है, नहीं इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिमाण 5 इकाई है तो माइनस ए दिशा वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा। सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोला है कि बीच से यहाँ से पूरब की ओर जो ए वेक्टर है वो 5 इकाई है, बोला उसके बाद बोला माइनस ए जो होगा वो दिशा, उसका परिमाण और दिशा बताना है, यानी कि माइनस ए तो भी बताएं कि माइनस ए उसके विपरीत दिशा को बताती है, यानी कि जस्ट उसके वेक्टर ए 5 इधर है, उसके जस्ट विपरीत की ओर माइनस ए होगा जिसकी दिशा विपरीत है, तो वेक्टर ए सिर्फ माइनस दिशा बताने के लिए दिया है, इसका परिमाण 5 है, तो यानी -5 इसका भी परिमाण होगा, तो इसका दिशा पहला ऑप्शन नंबर ए है, यानी 5 पूर्व की ओर ये नहीं होगा, और 25 ये तो नहीं होगा, नहीं 25 ये भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी देखिए 5 इकाई पश्चिम की ओर, यानी पूरब के जस्ट अपोजिट साइड पश्चिम, यानी कि उसके पीछे और 5 - 5 इकाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर बोला एक कण वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमता है, कण का त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई कण, यानी कि पहला इसका जो फॉर्मूला होता है ω/t, बोल रहा है कि एक कण वृत्ताकार चारों मार्ग में मतलब चारों तरफ घूम रहा है, तो कण का जो त्वरण होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अल्फा बराबर ω/t, और एक ओमेगा का फॉर्मूला होता है W बराबर ओमेगा बराबर V/R, यहाँ पर ओमेगा के जगह में V/R, यहाँ पर t नहीं अल्फा, ये वाला AC के बराबर हो जाएगा AC/R,
AC/r। ये वाला जो यहाँ पर जो है रेखीय त्वरण अचर होता है, रेखीय त्वरण यहाँ पर 0 होता है, इसको मान लीजिए 1, तो बराबर 1/r, यानी कि जो रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण जो होता है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो कोणीय त्वरण घटेगा, अगर त्रिज्या घटेगा तो कोणीय त्वरण बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मतलब पिंड की वृत्तीय गति के लिए उत्तरदायी बल है। पिंड के लिए अभी बताए कि कोई भी चीज, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगा रहा है तो उसे मेनली अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अगर अभिकेंद्री बल नहीं हो तो वह वृत्ताकार पाथ में चक्कर में कायम नहीं रह सकता है और वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाना संभव नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। बोला है 53 नंबर, दो गोलियां एक साथ क्षैतिज रूप से है और अलग अलग गति से एक ही स्थान से चलाई जाती है, कौन सी गोली सब पहले जमीन से टकराएगी? सबसे पहला दिया है धीमी गति से फेंकी हुई गोली, दूसरा है तेज गति से फेंकी हुई गोली, तीसरा है दोनों एक साथ पहुंचेगी, तीसरा है मान पर निर्भर करती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु को एक साथ चलाया जाता है तो वह दोनों एक ही साथ ही जमीन पर टकराएगी, नहीं इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 54, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके सदिश योग बराबर होगा। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, जब वेक्टर ए मान लीजिए ये दिशा में है और इसी के समांतर दूसरा कोई सदिश वेक्टर बी है, दोनों का जो योग होगा, दोनों का जो यहाँ निकाला जाएगा परिमाणी सदिश, दोनों का परिमाणी सदिश का योग हो जाएगा a प्लस बी, यानी परिणामी सदिश का योग, यानी पहला नंबर जो है उनके परिमाणों का योग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, गुरुत्व बल परिक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में कार्य करता है? तो सबसे पहले प्रक्षेप गति जो होता है वो कटोरे के आकार का बनता है और जब कोई वस्तु को फेंकते हैं तो उसको नीचे की ओर एक त्वरण लगता है, नीचे अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है और जो नीचे आता है वहाँ एक त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण को बुलाता है गुरुत्व त्वरण, यानी कि जो प्रक्षेप गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो नीचे की ओर रखता है। नहीं पहला नंबर देखिए ऑप्शन ए लंबवत ऊपर की ओर, ये नहीं होगा, लंबवत नीचे की ओर ये वाला, यानी कि लंबवत नीचे की ओर त्वरण लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है, यानी माइनस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति से अभिकेंद्री त्वरण की दिशा क्या होगी? जब कोई पिंड वृत्ताकार पाथ में गति करती है तो इसमें जो अभिकेंद्री बल की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इसमें चाल जो होता है, जब कोई पिंड गति करता है तो वह समान चाल से गति करता है और यहाँ पर जो एक त्वरण उत्पन्न होता है ये त्वरण सिर्फ दिशा बदलता है, पिंड की दिशा बदलता है, यानी कि यहाँ पर जो उत्पन्न होगा अभिकेंद्री त्वरण उत्पन्न होगा, यानी वृत्त के, और ये बोला दिशा किधर है तो इसका दिशा त्रिज्या की ओर होगी, यानी पहला ए नंबर वृत्त के स्पर्श रेखा ये नहीं होगा, रेडियल अंदर की ओर, ये वाला ऑप्शन नंबर रेडियस अंदर की ओर होगा, यानी त्रिज्या के अंदर, इसका दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक समान वृत्तीय गति में नियत रहती है? कौन सा चीज है, कौन सा भौतिक राशि है जो वृत्तीय गति में नियत रहती है? तो वृत्तीय गति में याद रखिए चाल जो होता है एक समान होता है, यहाँ पर वृत्तीय गति में चाल समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 बोला यदि एक समान वृत्ताकार गति में कोई पिंड
कोई वस्तु अधिक अभिकेंद्री बल का अनुभव करता है तो इसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई वस्तु के केंद्र की ओर एक बल लगता है अभिकेंद्री बल, और ये बल अंदर की ओर खींचता है, तो याद रखिए जब कोई वस्तु बल ज़्यादा लगाएगा तो उसे क्या होगा, ये जो पथ की जो ये लंबाई जो है धीरे धीरे घटते जाएगा, यानी त्रिज्या जो है वो कम होते जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह घटता है। यानी कि जब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा अभिकेंद्री बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। दो सदिश राशियां के बीच निम्न में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश मिलेगा वह दोनों राशियों पर लंबवत होगा, यानी कि सदिश मिलेगा, दो सदिश का अगर संचालन कराया जाए तो एक सदिश प्राप्त होगा। तो याद रहने की ऑप्शन नंबर ये डी, क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी योग में, यानी कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों का जोड़ करके सदिश मिलेगा, परंतु ये वाला लंबवत नहीं होगा। लंबवत अगर घटाने पे ये भी लंबवत नहीं होगा। अगर लंबवत हो जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो √a² प्लस b² होगा, नहीं माइनस या प्लस में। और डॉट प्रोडक्ट में जब लंबवत रहेगा तो a.b = ab cos 90 का मान 0, यानी a.b 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। a क्रॉस b होता है a क्रॉस b ए बी sin 90 का मान 1, यानी क्रॉस a तो यानी ए बी ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी दो सदिश का अगर समान संचालन करें तो दो सदिश ही मिलेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट पर संभव है और लंबवत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 बोला है कि प्रक्षेप की क्षैतिज परास अधिकतम होती है जब प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेप में क्षैतिज परास तभी अधिकतम होगी जब कोण 45 डिग्री का होगा, यानी कि जब वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो वह बहुत अधिक दूर तक जाएगा, यानी रेंज यहाँ पर जो होगा परास वो अधिकतम होगा। और रेंज का फॉर्मूला जो होता है यू, अधिकतम परास u²/g। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 बोला है निम्नांकित में से कौन सा प्रक्षेप गति के लिए स्थिर रहता है। सबसे पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है संवेग, तीसरा है वेग की क्षैतिज घटक, तीसरा ऊर्ध्वाधर, ये तो नहीं, संवेग भी नहीं और गतिज ऊर्जा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि जब प्रक्षेप गति में जहाँ वस्तु को फेंका जाए इस अक्ष में, क्षैतिज अक्ष में वेग u cos थीटा हमेशा रहता है, यानी नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसमें वेग निरंतर बदलते रहता है। अगर ऊपर जब वस्तु जाता है तो यहाँ घटता है और जब नीचे आता है तो यहाँ पर धीरे धीरे वेग बढ़ते जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोला स्थिर। तो क्षैतिज घटक में प्रक्षेप में स्थिर रहता है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बोला एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त गति में कर रही है, इनमें त्वरण अंदर की ओर होगी, ऑप्शन नंबर ए, वेग एक समान होगा, कोई त्वरण नहीं होगा, एक बाहरी रेडियल त्वरण होगा। इसमें जो त्वरण होगा अंदर की ओर होगा, जब कोई वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता है उसके अंदर की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है जो पिंड की दिशा को बदलता है, यानी यहाँ त्वरण जो होगा वो अंदर की ओर होगा, वृत्ताकार पाथ के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोला है जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तब होता है कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए, एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। जब कोणीय वेग बदलेगा, कोणीय वेग समय के साथ बदलेगा तो वहाँ कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। कोणीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है α = ω/t। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उड्डयन काल का समय बराबर है, उड्डयन का जो समय बराबर है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक नहीं। सबसे पहले ये मान लिया अधिकतम ऊंचाई का बात, तो यहाँ पर जो वस्तु फेंका जाता है, उड्डयन काल जब तक वस्तु हवा में रहता है उस काल को बोला जाता है उड्डयन
काल, यहाँ से वस्तु जो ऊपर जाने में, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है, वापस उतना ही समय में वह नीचे आता है। यानी यहाँ पर जो समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में 2t लगेगा उड्डयन काल। यानी कि मान लीजिए अधिकतम ऊपर उठने में t और नीचे आने में t, दोनों को जो कुल समय जोड़ेंगे तो 2t होगा। पहला वो ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 4 गुना, नहीं। दूसरा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय, नहीं, 3 गुना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय के बराबर, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने तक के लिए आवश्यक समय का 2 गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय जो लगेगा 2 गुना लगेगा, उड्डयन काल के 2 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। प्रक्षेप जिस पथ का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है प्रक्षेप वक्र। यानी कि जो प्रक्षेप गति में जो यहाँ से निकलता है, जो वस्तु कुछ कोण पे फेंका, जो उस पथ का निर्माण करता है उसको प्रक्षेप वक्र कहा जाता है, प्रक्षेप वक्र बताया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकंड के रेखीय वेग से गतिमान करता है, तो इसका कोणीय वेग बताएं। तो यानी इसमें जो दिया है त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, वेग जो रेखीय वेग रेखीय वेग 6 मीटर पर सेकंड, और कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है एक कोणीय वेग v बाय r, यानी कि रेखीय वेग 6 और इसका 2, यानी दोनों को जब कटाया जाए तो 3 मीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 3 रेडियन पर सेकंड। बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो चुका है और ये चैप्टर का जितना एमसीक्यू था टोटल क्वेश्चन कराया गया है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।